तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट, यानी कि सी टेट एसएसटी का पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। एसएसटी का शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चैप्टर नंबर 1 है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रकृति। क्या है? सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रकृति, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। चलिए आगे पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्यापन तथा अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अनुशासन यानी कि विषय रहा है। वर्तमान समय में समस्त मानविकी विषयों को सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति निरंतर विकासशील रही है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की प्रवृत्ति कैसी रही है? विकासशील, हमेशा विकासशील रही है। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। सामाजिक अध्ययन एक शाब्दिक अर्थ है। सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं। समाज का अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन एक व्यापक शब्द है। सामाजिक अध्ययन क्या है? एक व्यापक शब्द है जिसमें समाज के सभी पक्ष शामिल होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? समाज के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सामाजिक अध्ययन समाज के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का अध्ययन पर बल देता है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों के अध्ययन पर पूर्णतः वो बल देते हैं। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति परिवर्तनशील रही है। प्रारंभ में इसे केवल वर्णनात्मक विषय समझा जाता था। शुरू में क्या इसे समझा जाता था? वर्णनात्मक विषय समझा जाता था तथा इसमें केवल मानवीय विषयों का विवरण दिया जाता और इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। शुरू में इसको जो है मानवीय विषयों का विवरण दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मानवीय विषयों का विवरण दिया जाता था और इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। इसमें कार्य कारण संबंध पर बल नहीं दिया जाता था। इसमें कार्य पर और कार्य के कारण पर उससे रिलेटेड बल नहीं दिया जाता था। अध्ययन तथा शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के विकास होने से सामाजिक अध्ययन की अध्ययन पद्धति में परिवर्तन हुआ। अध्ययन तथा शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के विकास होने से सामाजिक अध्ययन की अध्ययन पद्धति में परिवर्तन हुआ। मतलब इससे कि बहुत परिवर्तन हुआ। इसके अध्ययन तथा शिक्षण में वैज्ञानिकता का समावेश हुआ। यानी इसके अध्ययन से और शिक्षा से वैज्ञानिकता का समावेश हुआ। अब सामाजिक अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर बल दिया जाने लगा। अब जो इसके करने का मतलब अब सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर बल दिया जाने लगा। इसमें तर्क पर बल देकर निष्कर्ष निकाला जाने लगा। इसमें जो है तर्क देकर कई सारे निष्कर्ष निकाले जाने लगे। इस तरह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहा जाने लगा। इसलिए सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान कहा जाने लगा। कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया कोई मेथड है या कोई साइंटिस्ट का नाम है, इसके अनुसार सामाजिक अध्ययन या विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन के उन क्षेत्रों से जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंध के संदर्भ में समझने की सहायता करते थे। किसके अनुसार? ये कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। किसके अनुसार? कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सामाजिक अध्ययन या विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन के उन क्षेत्रों से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंध के संदर्भ में समझने की सहायता करते हैं। मतलब इसकी समझने के में सहायता करते हैं। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की अवधारणा कैसी होती है? चलिए देखते हैं। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की अवधारणा निरंतर गतिशील रही है। क्या हुई है? निरंतर गतिशील रही है। प्रारंभ में सामाजिक विषयों का अलग अलग विभाजन नहीं हुआ था। शुरू में सामाजिक विषयों का अलग अलग विभाजन नहीं हुआ था। इसे सामान्यतः इतिहास का ही अंग माना जाता था। इसे जो है इतिहास का ही अंग माना जाता था। समय के साथ सामाजिक अध्ययन की अवधारणा में परिवर्तन आया। समय जैसे जैसे परिवर्तन होते गया उस प्रकार सामाजिक अध्ययन में भी अवधारणा में भी परिवर्तन होने लगा।
सामाजिक अध्ययन के विभिन्न विषयों का विभाजन हुआ। इस चरण में जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का विभाजन हुआ, परंतु यह अवधारणा विषयों के अलगाव पर आधारित थे। इसका जो विभाजन हुआ, इनके विषयों पर उनकी अवधारणा आधारित थे। आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा में प्रकृति। वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन विज्ञान में सहसंबंधित या परस्पर संबंधित अवधारणा का विकास हुआ। वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज और सोशल साइंस यानी कि विज्ञान में सहसंबंधित या परस्पर संबंधित अवधारणा का विकास हुआ है। इसके अनुसार सामाजिक अध्ययन के विषय अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित है, मतलब इनकी जो सब्जेक्ट है उनका अलग होते हुए भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन या अन्य विषयों के साथ संबंध, सामाजिक अध्ययन और उनके साथ कई सारे सब्जेक्ट का संबंध यानी कि रिलेशन। सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध निम्न प्रकार है। ये देखिए फॉलोइंग निम्न प्रकार है। पहला है सामाजिक अध्ययन एवं भाषा। सामाजिक अध्ययन एवं भाषा। भाषा साहित्य का माध्यम है। भाषा जो है साहित्य का माध्यम है और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। और समाज क्या है? साहित्य जो है समाज का प्रतिबिंब है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में संकलित निबंधों, कहानियों, कविताओं आदि का प्रत्यक्ष संबंध हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं से होता है। यानी कि देखा जाए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में संकलित निबंधों मतलब उसमें छपे हुए निबंध है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं आदि प्रत्यक्ष संबंध हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं से होता है। मतलब समाज के विभिन्न पहलुओं से होता है। कहानी, निबंध, कविताएं जो भी है। सामाजिक अध्ययन एवं भाषा एक दूसरे से संबंधित है, परंतु सामाजिक अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भी भाषा का ही आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक अध्ययन एवं भाषा एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, परंतु सामाजिक अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भी भाषा का ही आवश्यकता पड़ती है। मतलब उसको प्रस्तुत करने के लिए भी या तो देवनागरिक भाषा होगी या तो रोमन की भाषा होगी या किसी प्रकार की उनकी भाषा का आवश्यकता होता था। ठीक है। सामाजिक अध्ययन एवं गणित। ठीक है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के अध्ययन के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब इन सभी को अध्ययन के लिए गणित का होना आवश्यक है। जैसे इतिहास में कितना ईस्वी पहले किसका जन्म हुआ, ये तो गणित में ही लिखा जाता है। भूगोल में कितना किलोमीटर ये है, ये सब गणित है। पर्यावरण में ये सभी के लिए गणित आवश्यक है। उदाहरण के लिए इतिहास के विविध कालों के दौरान विविध प्रकार के ज्ञान आदि के अध्ययन के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र के विविध पहलुओं के अध्ययन के लिए गणित का ज्ञान अति आवश्यक है। इसके कहने का मतलब अर्थशास्त्र के विविध पहलुओं के लिए, बात सही है, पहलुओं के अध्ययन के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र के अनुसार उसमें गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार भूगोल के विविध पहलुओं की जानकारी के लिए गणित की अनिवार्यता है। मतलब भूगोल की पहलुओं के लिए, विविध पहलुओं के लिए, भूगोल के विविध पहलुओं की जानकारी के लिए गणित की अनिवार्यता है, मतलब आवश्यकता है। इस तरह सामाजिक अध्ययन गणित से अंतर संबंधित है। सामाजिक अध्ययन क्या है? गणित से संबंधित है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान। सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान। आधुनिक युग विज्ञान का युग है एवं रेडियो, फिल्म, कंप्यूटर, टीवी, प्रेस आदि का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। किससे है? रेडियो, फिल्म, कंप्यूटर, टीवी, प्रेस आदि का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। सामाजिक संदर्भ में ये हमारे जीवन को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। सामाजिक संदर्भ में ये हमारे जीवन को क्या करते हैं? प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान पर पड़ता है बल्कि हमारा भविष्य भी इससे प्रभावित होता है। इनका असर जो है वर्तमान में भी पड़ता है और भविष्य को भी प्रभावित करता है। टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सारी सब चीज़। विज्ञान का संबंध हमारे सामाजिक जीवन से प्रत्यक्षता है। विज्ञान का संबंध किससे है? हमारे सामाजिक जीवन से प्रत्यक्षता है।
मतलब रूबरू है। यही कारण है कि विज्ञान के विविध पहलुओं का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान के विविध पहलुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। एवं व्यापक दृष्टिकोण के साथ सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यानी व्यापक दृष्टि के साथ सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज को सोशल साइंस कहा जाता है। सोशल स्टडीज को सोशल साइंस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक अध्ययन, अब कला के साथ इनके क्या संबंध है? सामाजिक अध्ययन एवं कला। चलिए कला को देखते हैं। कला मानवीय भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में सक्षम है। कला जो है मानवीय भावनाओं को मूर्त रूप मतलब साक्षात रूप प्रदान करने में क्या है? सक्षम है। विविध कालों के सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए हम विविध कालों की विविध कला जैसे स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन कला से विशेष संबंध है। इस प्रकार क्या है? सामाजिक अध्ययन कला से अंतर संबंधित है, विशेष संबंधित है। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य एवं महत्व। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य और महत्व क्या है? चलिए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान द्वारा शिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक विज्ञान द्वारा जो है शिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि इसको बहुत सारी हेल्प मिलती है, इनमें सहायता करती है। यह सहायता जो निम्न प्रकार से है। लोकतांत्रिक भावनाओं तथा उत्तम नागरिकता का विकास करना। लोकतांत्रिक भावना और उत्तम नागरिकता मतलब कि उच्च कोटि की नागरिकता का विकास करना। राष्ट्रीय एकता व स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना। मतलब राष्ट्रीय एकता मतलब यूनिटी जो है, नेशन यूनिटी, और स्वदेश प्रेम की भावना मतलब कि अपने देश से प्रेम की भावना का विकास करना तथा विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। विश्व बंधुत्व मतलब कि भाईचारा एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण के व्यवहारिक उद्देश्यों को निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है। मतलब कि कई सारे प्रकार से प्रतिपादित किया। पहला है सामाजिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का बोध करना। सामाजिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का बोध करना जैसे सामाजिक तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, प्रत्ययों व धारणाओं के द्वारा दैनिक जीवन की समस्या का हल संबंधी बोध करना। मतलब दैनिक जीवन की समस्या के उससे संबंधी समस्याओं का बोध कराना। छात्रों में अपेक्षित कौशल का विकास करना। छात्रों में मतलब कि कौन सा कैसा कौशल चाहिए मतलब उनका विकास करना, मतलब उनका जो है विकास करना। छात्रों में अपेक्षित कौशल का विकास करना जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण द्वारा रुचि, अभिरुचि व मूल्यों आदि गुणों का विकास करना। मतलब इनके सभी मूल्यों का विकास करना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करना। सामाजिक विज्ञान के जो टीचिंग मेथड है उनको तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करना, उनको तर्क चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वे स्वयं की क्षमता का निर्माण पर बल दें। शिक्षक को क्या चाहिए? स्वयं की क्षमता निर्माण पर बल दें, जिससे सामाजिक विज्ञान की अवधारणा स्पष्ट हो सके। जिससे सामाजिक विज्ञान की अवधारणा स्पष्ट हो, यानी कि शिक्षक स्वयं ठीक रहेगा तभी तो बच्चे को सिखाएगा अच्छे से। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण व्यापक महत्व का होता है। इससे राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलती है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण मतलब टीचिंग मेथड जो है उसका व्यापक महत्व होता है। इससे राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलती है। सामाजिक अध्ययन प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का विवरण ही नहीं देता वरन वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता बताता है। सामाजिक अध्ययन जो है प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का विवरण नहीं देता वरन वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता बताता है, मतलब कि उनकी विशेषता बताता है। अतः वर्तमान संदर्भ में भी सामाजिक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि वर्तमान अभी के समय में भी सामाजिक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विकास में सामाजिक अध्ययन का योगदान, मतलब कि बालक के विकास में सामाजिक अध्ययन का क्या क्या योगदान है, चलिए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को
इस योग्य बनाता है कि वे समाज की संरचना, शासन एवं प्रबंध आदि के विषय में सूचना देकर उन्हें जागरूकता बनाए, मतलब कि जागरूक बनाए। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण, मतलब इनके कई कारण जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह बच्चों को इस योग्य बनाता है, मतलब कि ये जो सामाजिक विज्ञान का नॉलेज जो है ये बच्चे को इस योग्य बनाता है कि वे समाज की संरचना, शासन, मतलब शासक करने वाला एवं प्रबंध आदि के विषयों में सूचना देकर उन्हें जागरूकता बनाता है, मतलब कि इससे बच्चे को जागरूक बनाता है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण से अवगत हो। मतलब भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों जैसे न्याय जो है, स्वतंत्रता मतलब कि जीने का अधिकार, समानता जो है, बंधुत्व है, एकता है और राष्ट्रीय एकीकरण से अवगत हो, मतलब कि इनसे रूबरू हों, और एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक समाज के निर्माण के महत्व को समझने में उनकी सहायता करता है। समाज के सक्रिय, जिम्मेदार एवं चिंतनशील सदस्य के रूप में समर्थ बनाने तथा विविध मतों, जीवन शैलियों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करना सिखाता है। समाज के जो है सक्रिय यानी कि एक्टिव जो है, जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप में समर्थ बनाने तथा विविध मतों, जीवन शैलियों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करना सिखाता है, मतलब सोशल साइंस। ग्रहण किए गए विचारों, संस्थाओं और परंपराओं के संबंध में प्रश्न कर सके और उनको जांच पड़ताल करने योग्य बनाए, मतलब ये सब उनको सहायता करता है। निष्पक्ष और तार्किक क्षमता के विषय पर बल देकर सामाजिक संस्कृति का स्थापना करने का प्रयास करे। ये सब उनकी विशेषता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र, मतलब सामाजिक अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज, मतलब सोशल स्टडीज को टीचिंग फार्मूला। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण अनेक विधियों से किया जाता है। इनमें प्रमुख शिक्षण विधियां निम्न प्रकार की हैं। सरल से जटिल की ओर क्या है, इस शिक्षण विधि में सबसे सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं की ओर बल दिया जाता है, मतलब कि पहले शुरू में आसान, उसके बाद में कठिन की ओर बल दिया जाता है। यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है, मतलब कि प्राइमरी लेवल पर यह विधि जो है सबसे उपयुक्त विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस शिक्षण विधि में पहले ज्ञात विषय वस्तु का शिक्षण किया जाता है। इस शिक्षण विधि में क्या है, पहले ज्ञात वस्तु का शिक्षण किया दिया जाता है और इसके बाद अज्ञात विषय की ओर बढ़ा जाता है, मतलब इसके बाद अज्ञात विषय वस्तु की ओर बढ़ा जाता है। तीसरा है विशिष्ट से समान की ओर, इसमें विद्यार्थी को पहले विशिष्ट उदाहरण से परिचित करवाया जाता है तथा सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। यह विधि सामान्यतः उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। यह विधि जो है मतलब हाई स्कूल लेवल पर अपनाई जाती है। 1.5 था, हाँ 1.5 अब 1.6 होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सामाजिक अध्ययन का शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नीति बनाई जाती है, परंतु केंद्र ही मुख्य रूप से शिक्षा नीति का निर्माण करता है, मतलब कि केंद्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक समान शिक्षा नीति लागू करना है, साथ ही राष्ट्रीय एक रूपता को प्राप्त करना है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामाजिक अध्ययन जो है वो बहुत सहायक है। सामाजिक अध्ययन क्या है, वो बहुत हेल्पफुल है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनसीएफ जो है, एनसीएफ 1986 मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। फर्स्ट शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, मई 1986 में। कब, मई 1986 में। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि पहली बार शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। पहली बार मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसकी समीक्षा के लिए वर्ष 1990 में यशपाल समिति का गठन किया था और जो है इसका 1990 में
यशपाल समिति का गठन किया गया था। मतलब कि 1986 में शिक्षा नीति अपनाई गई थी और 1990 में इसका गठन किया गया था। वर्ष 1992 में इसका संशोधन किया गया था। वर्ष 1992 में इसका संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन के बाद निम्न प्रकार, इसमें जो क्या क्या संशोधित किया गया था देखिए, पहले जो है मई 1986 में फर्स्ट शिक्षा नीति लागू किया गया था। फर्स्ट शिक्षा नीति जो है लागू किया गया था मई 1986 में, और 19 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। यशपाल समिति का गठन यानी कि यशपाल ने ही इनका गठन किया था। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का में संशोधन किया था। वो क्या है देखिए, शिक्षा नीति में क्या, शिक्षा में एक रूपता लाना तथा सभी को शिक्षा सुलभ करवाना। मतलब शिक्षा में एक रूपता मतलब कि समानता, यानी कि एक ही रूप होना चाहिए, किसी को उच्च या नीच नहीं दिखाना चाहिए। बुनियादी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए तथा बालिका शिक्षा पर बल देना चाहिए। वो जो था बुनियादी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए, मतलब कि ये जो था गुणवत्ता शिक्षा की बनाए रखना था, तथा बालिका शिक्षा पर भी बल देना चाहिए, मतलब कि जो लड़की लोग हैं, मतलब महिला लोग हैं, उनको भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करना, मतलब कि जहाँ भी देश है, जिस देश में भी है, मतलब कि भारत देश में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना, नवोदय विद्यालय और आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करना, ये NCF 1986 में कहा गया था। अगला है माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाना तथा उच्च शिक्षा को विविध जानकारी से युक्त करना। मतलब प्राइमरी लेवल जो है उनको व्यवसाय परक बनाना तथा उच्च शिक्षा को विविध जानकारी से युक्त करना, मतलब कि हाई लेवल की शिक्षा जो है उनको मतलब कि बांटना। राज्य में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, मतलब कि अपने राज्य में जो है मुक्त विद्यालयों की स्थापना करना। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कर निरक्षरता को समाप्त किया जाए, मतलब प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था को जो था निरक्षरता को समाप्त किया जाए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा जो था उनको सुदृढ़ किया जाए। खेल कूद, शारीरिक शिक्षा, योग आदि को बढ़ावा दिया जाए। खेल कूद को भी बढ़ावा दिया जाए, शारीरिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए, योग को भी बढ़ावा दिया जाए। ये सब 1986 में कहा गया था, मतलब कि NCF 1986 में। सक्षम, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाए। सतत जो था व्यापक और मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाए, मतलब परीक्षा लेंगे तभी तो जाना जाएगा कि विद्यार्थी कितना पढ़ा है। बिना बोझ की शिक्षा 1993 में, बिना बोझ की शिक्षा 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन तथा सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1993 में शिक्षा बिना बोझ के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। बिना बोझ की शिक्षा किस नाम से कितने ईस्वी में प्रकाशित किया था? 1993 ईस्वी में। किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने बिना बोझ की शिक्षा का गठन किया था। इसमें वर्तमान स्कूली शिक्षा को बोझ बताया। इसमें जो वर्तमान स्कूली शिक्षा को बोझ बताया गया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों की संख्या कम करने का सुझाव दिया तथा साथ ही कहा गया कि किताबों में अनावश्यक पाठ्य सामग्री न रखी जाए, मतलब कि कई सारे चैप्टर को हटाया जाए। यशपाल समिति की रिपोर्ट में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब सतत मतलब निरंतर, व्यापक मतलब कि लंबे समय, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाए। साथ ही किताबी ज्ञान के बजाय प्रायोगिक ज्ञान पर बल दिया जाए, मतलब कि किताब जो था ना, किताबी ज्ञान पर नहीं और सिर्फ प्रैक्टिकली ज्ञान पर बल दिया जाए। इसमें किताबी शिक्षा को कम करके उसे व्यवहारिक बनाने पर बल दिया गया। इस शिक्षा में जो है किताबी शिक्षा को कम किया गया और उसे व्यवहारिक बनाने पर बहुत बल दिया गया। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को और शिक्षक दोनों के द्वारा
साझा किया जाना चाहिए, विद्यार्थी को भी साझा किया जाना चाहिए और टीचर को भी साझा किया जाए, ताकि पारस्परिक अधिगम सफल हो सके, पारस्परिक अधिगम जो है सफल हो सके। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब कि एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित समूह ने एक पाठ्यक्रम पर विस्तार से विचार करने के बाद राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तुत की। इसमें निम्नलिखित सुझाव है, मतलब एनसीएफ 2005 में क्या क्या सुझाव है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बिना बोझ के शिक्षा तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, मतलब बिना बोझ की शिक्षा पर तो पहले 1993 में दिया ही था और 2005 में भी इस पर बल दिया। उसके साथ ही बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा जो था, मतलब कि उससे उस पर ज़्यादा बल दिया। एनसीएफ 2005 में शिक्षण की जाति तथा लिंग भेद की पुरानी परंपरा को समाप्त करने की सिफारिश की गई। एनसीएफ 2005 में जो है जाति को भी और लिंग, जैसे पुरुष और महिला की पुरानी परंपरा, जिससे पुराने समय में जो भेदभाव किया जाता था उनको समाप्त करने का सिफारिश किया गया, तथा शिक्षण में नवाचार पर बल दिया, मतलब शिक्षण में जो नए विचार जो है उन पर ज़्यादा बल दिया। एनसीएफ 2005 शिक्षण पद्धति को निचले स्तर से प्रभावी एवं रोचक बनाने हेतु साथ ही शिक्षण की पुरानी पद्धति को समाप्त करने की बात करती है। एनसीएफ 2005 में जो है शिक्षण पद्धति को निचले स्तर से मतलब कि साफ नीचे स्तर से प्रभावी जो है, मतलब इफेक्टिव एवं रोचक, मतलब कि रोचक योग्य हेतु साथ ही शिक्षण की पुरानी पद्धति को समाप्त करने का बात करें, मतलब पुराने समय में जैसे जैसे पढ़ाते तो उनको अधिक रोचक बनाने का बात किया जाता था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 छात्रों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की क्षमता, छात्रों को बाहरी जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करना और साथ ही शिक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को समाप्त करने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 जो है छात्रों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाता है, उनकी क्षमता विकसित करता है और साथ ही शिक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को समाप्त करने पर बल दिया, तो मतलब रटोत्तम विद्या को हटाने का बहुत बल देता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात पर बल देती है कि शिक्षक छात्रों को केवल उत्तर देना ही न सिखाए, बल्कि वरन छात्रों में सवाल निर्माण तथा उसके उत्तर देने की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाए। एनसीएफ 2005 जो है इस बात पर अधिक बल देती है कि शिक्षक यानी टीचर जो है छात्रों को केवल उत्तर देना ही न सिखाए, मतलब कि छात्रों सिर्फ उससे उत्तर ही न दे सके, वरन मतलब कि उत्तर देना ही ना सिखाएं, बल्कि छात्रों में सवाल निर्माण, मतलब कि क्वेश्चन भी वो खुद से बनाए और उत्तर भी वो खुद से दे। पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि छात्र चिंतन न करें कि पाठ्य को रटने पर बल दे। पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 जो कहता है, मतलब कि पढ़ाने का विधि ऐसी होना चाहिए कि छात्र को, मतलब स्टूडेंट को चिंता ना करना पड़े कि हमको रटने की जरूरत पड़े। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब एनसीएफ 2005 जो कहता है केवल छात्रों पर ही पाठ्यक्रम का भार नहीं देती, केवल जो स्टूडेंट पर ही पाठ्यक्रम का भार नहीं देती है, वरन मतलब बल्कि शिक्षकों पर भी पाठ्यक्रम का दायित्व निर्धारित करती है, मतलब टीचर को भी पाठ्यक्रम का दायित्व निर्धारित करती है। एनसीएफ 2005 जो है उसमें शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है, मतलब शिक्षण के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है तथा पूरा शिक्षकों की ज़्यादा नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था के गुण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब ज़्यादा टीचर जो होगा तो उस पर प्रतिकूल इफेक्ट तो पड़ेगा ही, इफेक्ट पड़ेगा ही। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एनसीएफ के सुझावों को स्वीकार करते हुए बीएड शिक्षा में व्यापक सुधार किए हैं, मतलब कि जो पहले था बीएड में, अब जो की है बहुत कुछ बीएड की शिक्षा में व्यापक सुधार किए हैं। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम,
सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 जो है, इसमें विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना निम्न तरीकों से किया गया। निर्धारण जो है निम्न तरीकों से किया गया। चलिए देखते हैं कौन सा निर्धारण है। प्राथमिक स्तर पर, इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए ताकि बच्चों को क्रियाकलापों में संलग्न कर आसपास के वातावरण की समझ विकसित की जा सके। प्राइमरी लेवल पर सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का पाठ्य पुस्तक इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे के क्रियाकलापों में संलग्न, मतलब बच्चे के जो खेलते कूदते हैं उनके आसपास के वातावरण की समझ विकसित की जा सके, मतलब उसको देखकर उनको ज्ञान की विकास हो सके। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का पठन पाठन सहभागी होना चाहिए। इसका जो है एक दूसरे से इंटरलेटिव होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर, इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र से ली जानी चाहिए। इतिहास से अलग अलग खंडों के साथ विश्व इतिहास से भी सामग्री ली जानी चाहिए। इतिहास के अलग अलग खंड जो होता है उससे लेना ही चाहिए और विश्व इतिहास से भी सामग्री उठानी चाहिए। भूगोल में पर्यावरण, संसाधन आदि के शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। भूगोल में जो है भूगोल में पर्यावरण पर तो देना ही चाहिए, संसाधन आदि के शिक्षण पर बहुत ज़्यादा बल देना चाहिए। इसी तरह राजनीतिक विज्ञान में स्थानीय, राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर शासन की जानकारी देना चाहिए। इनके केंद्रीय शासन पर जानकारी देनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर देखिए क्या होता है। इस स्तर के पाठ्यक्रम में समकालीन भारत पर ध्यान देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में समकालीन भारत पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र के समक्ष उपस्थित सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों से संबंधित अध्याय होने चाहिए। माध्यमिक स्तर जो था इस समय समकालीन भारत पर तो ध्यान देना ही चाहिए। इसके साथ राष्ट्र के समक्ष उपस्थित सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों से संबंधित अध्याय होने चाहिए। मतलब आर्थिक चुनौतियाँ क्या हुआ, उनका इकोनॉमिक्स घटा या बढ़ा या जो भी है इकोनॉमी, तो उनसे रिलेटेड अध्याय होने चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर, मतलब कि इस स्तर पर विद्यार्थियों को विषय चयन की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, इस स्तर पर विद्यार्थियों को जो सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण रोजगार आधारित होना चाहिए। जो चुनेंगे उससे रोजगार रिलेटेड होना चाहिए। इस स्तर पर सहभागी अधिगम को और प्रबल बनाना चाहिए। इस स्तर पर जो है सहभागी अधिगम, मतलब सीखने वाला और प्रबल बनाना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना है। अगले की क्लास में लेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर होगा हमारा कितना है जी लगभग 33 क्वेश्चन है। कितना है, 33 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।